ओके, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट हमने ओवरऑल डिस्कस किया था। एक क्विक रिव्यू लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जो आप लोगों ने किया भी हुआ है। एक प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया जाएगा, जिसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अगर के कंपनी सिंगल एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करेगी ब्लैंकेट, तो पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड्स यहां पे जमा कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर डिपार्टमेंटल है तो जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होंगे, हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, और उसको डिवाइड करेंगे किससे? बाय द बजटेड या नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटीज। लेवल ऑफ एक्टिविटी में हम क्या क्या रख सकते हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं, लेबर आवर्स हो सकते हैं, मशीन आवर्स हो सकते हैं। तो या तो ये आएगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, पर लेबर आवर या पर मशीन आवर। बहरहाल इसको हम कहेंगे फिक्स्ड ओवरहेड एप्लीकेशन रेट। अगर कि ये पर यूनिट है तो सीधा सीधा हर यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बनता जाएगा। लेकिन अगर के पर लेबर आर है या पर मशीन आर है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट से। अगर ये फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आर है तो एक यूनिट जितने लेबर आवर्स लेगा हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। से अगर ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर है तो एक यूनिट जितने मशीन आवर्स लेगा हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहां जब आप लेबर आवर्स लेंगे तो उसमें आइडल टाइम वाला पार्ट शामिल नहीं किया जाएगा, बिकॉज आइडल टाइम के अंदर आवर्स पेड शामिल होते हैं। यहां हम रखेंगे सिर्फ आवर्स वर्क, जितने घंटों का काम होगा। बहरहाल हमें पता चल जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। अब हम जितने भी यूनिट्स बनाते जाएंगे, हर यूनिट में यह खर्चा जज्ब किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। बाय द एंड ऑफ अ पीरियड हम जितने भी यूनिट्स बनाएंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय एक्चुअल प्रोडक्शन, कि आपके अंदाजे के मुताबिक हर यूनिट पे इतना फिक्स खर्चा आना चाहिए था, और जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप बनाते जा रहे हैं ये वो अमाउंट होगा जो आप क्या कर चुके होंगे? एब्जॉर्ब कर चुके होंगे। फेयर है? तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को जब हम एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एब्जॉर्ब्ड। ये वो अमाउंट है जो ऑलरेडी इन्वेंट्री वैल्यू का हिस्सा बन चुका है। बाय द एंड ऑफ पीरियड हम इसको कंपेयर किससे करेंगे? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। अगर कि हमारा अंदाजा परफेक्ट बैठता था, बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट भी फिट है, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी भी बिल्कुल एक्यूरेट आती है, यानी जितनी हमारी बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी होती है उतनी ही हमारी एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी होती, और जितना हमारा बजटेड फिक्स्ड एक्सपेंस होता उतना ही एक्चुअल फिक्स्ड एक्सपेंस होता, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन एस्टिमेट्स में हमेशा एक झोल की गुंजाइश रहती है। फ्यूचर इज ऑलवेज अनसीन, ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, तो अंदाजे और हकाइक में फर्क होता है। जो आपने एब्जॉर्ब कर दिया और जो एक्चुअल खर्चा आ गया, इन दोनों में डिफरेंस को हम क्या रेफर करेंगे? एज अंडर एब्जॉर्ब्ड या फिर ओवर एब्जॉर्ब्ड।
यानी जो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड होता है, इसके दो एलिमेंट्स होते हैं, एक एब्जॉर्ब और एक अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। जो एब्जॉर्ब वाला पार्ट होता है यह हमेशा इन्वेंट्री वैल्यू का हिस्सा बनेगा, और जो अंडर या ओवर एब्जॉर्ब पार्ट होगा यह इन्वेंट्री वैल्यू का हिस्सा नहीं बन सकता, और यह इमीडिएटली कहा जाएगा प्रॉफिट और लॉस में। अगर आपने अंडर एब्जॉर्ब कर दिया तो खर्चा, अगर आपने ओवर एब्जॉर्ब कर दिया तो फायदा। लेकिन ये नुकसान या ये फायदा हम इन्वेंट्री वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते, ये सीधा सीधा प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा बनेगा। ऑल गुड। क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था ओपल इंडस्ट्रीज। It says Opal Industries Limited produces various products which pass through processing and finishing department. इसकी ग्रामर को थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझिएगा कि हमारे कारखाने में दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन से? प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट। और इन दो डिपार्टमेंट से वेरियस प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेट्स से प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड, बहुत से प्रोडक्ट्स यहां से गुजरते जाते हैं। लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन। प्रोसेसिंग एंड फिनिशिंग से यूनिट्स पास हो रहे हैं, जबकि लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस से यूनिट नहीं पास हो रहा, वो सिर्फ नेसेसरी सपोर्ट देते हैं। तो ये क्या रहे? सर्विस डिपार्टमेंट्स। Following information is available for Opal Industries Limited records for the month of June 2017. इस ग्रामर से, इस जुमले से ये नहीं पता चला कि एक्चुअल है या बजटेड है, ठीक है? क्योंकि इसने जुमला क्या लिखा? Following information is available from OIL's records for the month of June. अगर कहता गुजरा हुआ महीना है तो एक्चुअल हो जाता, अगर आने वाला महीना है तो बजटेड हो जाता। नीचे इसने वाज़ेह किया है प्रोसेसिंग, फिनिशिंग, लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के बजटेड ओवरहेड्स। बजटेड ओवरहेड्स प्रोसेसिंग के 5,60,000 है और फिनिशिंग के 3,20,000 है। लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस के पास कोई खर्चा नहीं है, यानी हम ये समझ रहे हैं कि ये एलोकेट भी हो चुके, ये अपोर्शन भी हो चुके और ये री अपोर्शन भी हो चुके हैं। साथ ही इसके एक एस्ट्रिक मार्क है। एस्ट्रिक मार्क बजटेड के ऊपर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट्स। यानी इस 5,60,000 और 3,20,000 के अंदर लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस के खर्चे भी शामिल है। यानी ये क्या हो गया? एलोकेट भी हुआ, अपोर्शन भी हुआ, री अपोर्शन भी हो गया। बाकी कौन सी स्टेज रह गई? एब्जॉर्प्शन। अब इसको यूनिट कॉस्ट का हिस्सा बनाना है। साथ ही उसने एक्चुअल कॉस्ट भी दी है। प्रोसेसिंग का 5,36,000 का खर्चा है, फिनिशिंग का 2,58,000 का खर्चा है, लॉजिस्टिक्स का 56,700 एंड मेंटेनेंस का 45,000 का खर्चा है। लेकिन ऑफ कोर्स लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस अपना खर्चा तो कहीं से रिकवर नहीं कर सकते थे, तो हमें क्या करना है? इन दोनों का खर्चा उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को देना है। यानी अब हमारे हाथ में एक स्टेज रहेगी, कौन सी? रीअपोर्शनमेंट की। एक्चुअल कॉस्ट तो एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकती। एक्चुअल कॉस्ट में अगर आएंगे तो 3 स्टेजेस आएंगे, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट। जबकि बजटेड में आ सकते हैं तो 4 आ सकते हैं, इंक्लूडिंग एब्जॉर्प्शन। डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हैं। बजटेड लेबर आवर्स प्रोसेसिंग के हैं 14,000 एंड फिनिशिंग के हैं 10,000। एक्चुअल ऑपरेट हुए हैं 14,350 एंड 9,800 इन फिनिशिंग। कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट्स आर अपोर्शन्ड एज अंडर। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का 50% खर्चा प्रोसेसिंग को जाएगा, 40% खर्चा फिनिशिंग को जाएगा और 10% खर्चा मेंटेनेंस को जाएगा।
जबकि मेंटेनेंस का 35% प्रोसेसिंग, 45% फिनिशिंग एंड 20% लॉजिस्टिक्स को जाएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड है। कौन कौन से तरीकों से कर सकते हैं? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर साइमल्टेनियस या रेसिप्रोकल अप्रोच से। अगर एग्जामिनर हमें वाज़ेह कर देता है, एक फरमान जारी कर देता है, एक हुक्म जारी कर देता है कि ऐसे ही करना है, तो हम जी हुजूर करके वही तरीका करेंगे। अगर नहीं तो हमारे पास चॉइस हो सकती है। डेटा हमने पढ़ लिया। रिक्वायरमेंट क्या है? अलोकेट एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट्स। कौन सी कॉस्ट? एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट्स ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये हो गया पार्ट ए। और पार्ट बी में इसने रिक्वायर किया है कंप्यूट अंडर और ओवर अप्लाइड। रिमेंबर, एब्जॉर्ब कहें या अप्लाइड कहें, बात एक ही है। अंडर और ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स फॉर द मंथ ऑफ जून 2017। पहले एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन होती कैसे है। अगर हम डिपार्टमेंटल रेट्स रखते हैं, तो हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है? प्रोसेसिंग एंड फिनिशिंग। प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकाला जा सकता है? फॉर्मूला सामने है। बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स या बजटेड फिक्स्ड डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। सही है? सवाल में देखें, प्रोसेसिंग की बजटेड ओवरहेड कॉस्ट कितनी है? 5,60,000। एंड हाउ मच इज बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी? 14,000 लेबर आवर्स। तो OAR कितना आएगा? 1440 पर लेबर आवर। अब क्योंकि कंपनी वेरियस प्रोडक्ट्स बनाती है, सही है, वाज़ेह किया गया कि वेरियस प्रोडक्ट्स बनाती है। बिलफर्ज एक प्रोडक्ट है ABX, जो 1 घंटे में 4 बनते हैं। 1 घंटे में 4 मतलब हर यूनिट कितने कितने मिनट में बनेगा? 15 मिनट में। हम 40 का जो कि पूरे घंटे का है, इसके 15 मिनट का खर्चा कितना बनेगा? 10 रुपए। 10 रुपए ABX को चार्ज कर देंगे। लेट्स से एक और प्रोडक्ट हम बनाते हैं CDY। CDY लेता है 2.5 घंटे बनने में। 1 घंटे की 40 रुपए भाई, मल्टीप्लाई बाय 2.5, 100 रुपए तुम पकड़ो। ठीक है? और एक है EFZ, जो कि लेट्स से प्रोसेस बनने में लेता है 1.5 घंटा। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 40, 60 रुपीज। ये बन जाएंगी फिक्स्ड ओवरहेड या ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। इजी। लेकिन दिस इज नॉट पर यूनिट, दिस इज पर लेबर आवर। अगर के पर यूनिट होता तो वी न्यू के 10 रुपए पर यूनिट ABX है, 100 रुपए पर यूनिट CDY है एंड 60 रुपए पर यूनिट EFZ है। अगर हमें बताता कि हमने ABX के, CDY के, EFZ के इतने 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 एक्चुअल यूनिट्स बनाए हैं पूरे जून के अंदर, हम उसको रिस्पेक्टिव 10 रुपए, 100 रुपए और 60 रुपए से मल्टीप्लाई करते, बाय द एंड ऑफ जून हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो जाती कि हम कितना खर्चा इन्वेंट्री वैल्यू में एब्जॉर्ब कर चुके हैं। और जो एक्चुअल हमारे सामने आता, हम उसके अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें किसी भी प्रोडक्ट का जिक्र नहीं किया गया। हमें पता ही नहीं कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, बस ये पता है वेरियस प्रोडक्ट्स बनाती है। तो अगली स्टेज हमारे लिए क्या होगी? अब हमें उसको मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल प्रोडक्शन या फिर एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से। दिस इज पर लेबर आवर। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी।
फेयर है? इसको हम मल्टीप्लाई किसे करेंगे? एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। आप देखिए प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में एक्चुअल लेबर आवर्स कितने ऑपरेट हुए हैं? 14,350। और हमने तो हर घंटे के 40 रुपए तय कर लिए थे। मिसाल मेरी याद रखो कि अगर मेरे पास पिकनिक में 40 से ज्यादा बच्चे चलेंगे तो क्या मैं 41 बच्चे ऑनवर्ड से पैसे देना बंद कर दूंगा? नहीं, मैंने तो जो OAR डिसाइड कर लिया वो हर यूनिट को भरना पड़ेगा। तो मैंने जब 14,000 आवर्स कंप्लीट कर लिए, जो ऊपर के 350 आवर्स है, क्या उस पर एब्जॉर्प्शन नहीं करूंगा? करूंगा। तो मैं अब तक कितना खर्चा इन्वेंट्री वैल्यू में डाल चुका होऊंगा? 5,74,000। दिस इज absorbed overhead. Clear है? Okay, let's repeat the process for logistics. Sorry, दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है? फिनिशिंग। फिनिशिंग की बजटेड ओवरहेड कॉस्ट 3,20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 आवर्स, 32 पर लेबर आवर, और एक्चुअल लेबर आवर्स है 9,800। एब्जॉर्ब हम कर चुके हैं 3,13,600। ठीक है, यहां तक हम बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमारी रिक्वायरमेंट है, ये तो अभी रिक्वायरमेंट में था ही नहीं। रिक्वायरमेंट में क्या है कि आपने रीअपोर्शनमेंट वाली स्टेज करनी है। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? प्रोसेसिंग, फिनिशिंग, लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस। एक्चुअल ओवरहेड, प्रोसेसिंग का एक्चुअल ओवरहेड कितना है? 5 लाख। फिनिशिंग 258। लॉजिस्टिक्स 36,000। मेंटेनेंस 000। वैसे हम डायरेक्टली देखते हैं कि एब्जॉर्ब हुआ है 5,74,000 और एक्चुअल आया है 5,36,000, तो दिस वुड स्टिल बी रॉन्ग बिकॉज जो सर्विस डिपार्टमेंट्स का खर्चा हुआ है वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को रीअपोर्शन होना है। तो दिस इज नॉट लाइक विद लाइक, जबकि इसने वाजे तौर पे लिखा है कि बजटेड के अंदर जो खर्चा है ये 5,60 और 3,20। इसके ऊपर ना एस्ट्रिक मार्क था, क्वेश्चन के ऊपर एस्ट्रिक मार्क था, और उसने बताया कि जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है वो इनमें इंक्लूडेड है। अब हमने क्या करना है, ये वाले खर्चे इनको देने हैं। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट तो एक ही है, लेकिन हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हम इसी सवाल को दोनों तरीकों से सॉल्व कर लेते हैं। पहले रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, फिर इसी को हम रेसिप्रोकल के थ्रू करेंगे। लॉजिस्टिक्स का खर्चा है 56,700। अच्छा, ऐसा मुमकिन था कि आप में से कोई स्टूडेंट पहले मेंटेनेंस को रीअपोर्शन करता, मेक्स नो डिफरेंस। आंसर में थोड़ी ऊंच नीच हो सकती थी, लेकिन ऐसे फर्क कोई भी नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। लॉजिस्टिक्स का कितना परसेंट प्रोसेसिंग को जाना है? 50%।
तो 56,700 का 50% बना 28,350। लॉजिस्टिक्स का कितना परसेंट फिनिशिंग को जाना है? 40, जो कि बनता है 21,000। ओके, 680 एंड 10%। लॉजिस्टिक्स खाली हो गया, लेकिन सिंस रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, अब हम अगला खर्चा रखेंगे मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस के पास 45 अपने पहले से ही थे, 5,670 और मिल गए, अब ये हो गए 50,670। 50,670 का प्रोसेसिंग को कितना फीसद जाएगा? 35%, जो कि बनता है 17,724, 34, 35, 34। ठीक लिखा? सही है। फिनिशिंग को कितना जाएगा? 45%, जो कि बनता है 802। और गालिबन 20% लॉजिस्टिक्स को है 10,000। ऐसा करने से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट खाली हो गया। रिपीट करते हैं लॉजिस्टिक्स को। अब लॉजिस्टिक्स के पास है 10,134, जिसका 50% आ रहा है प्रोसेसिंग के पास। कितना? 5067। ठीक है, एंड 40% फिनिशिंग। ठीक है, $1,040। ओके, नाउ यू कैन सी कि पहले 56,000 यानी 5 डिजिट्स थे, फिर ये कम 5 डिजिट्स हुए, ये भी 5 डिजिट्स का था, अब ये 4 डिजिट्स में आ गया है। एक और डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं मेंटेनेंस की। प्रोसेसिंग को कितना चार्ज होगा? 35%, जो कि बनेगा 354। ठीक है, फिनिशिंग 456 एंड 204। अब कहानी सैकड़ों में आ ही चुकी है। अब हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन को एंड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? लॉजिस्टिक्स के पास कॉस्ट है 204, जिसको परसेंटेज में दिया गया है। परसेंट का मकसद है फी सद, सद मतलब सेंचुरी 100, यानी सेंट जब भी लिखा जाता है तो बेस हमेशा 100 होता है, और 100 के टुकड़े बनेंगे एज 50, 40 और 10। लेकिन अब हम कहते हैं कि भाई छोटा सा ही अमाउंट है, ये हम मेंटेनेंस को नहीं दे रहे, बस खत्म कर रहे हैं मसले को यहां पे। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 10-10 हटा देंगे। प्रोसेसिंग को कितना जा रहा है? 50%, और फिनिशिंग को जा रहा है 40%, तो 50 + 40 = 90। अब आप इसको डिवाइडेड बाय 100 नहीं करेंगे, अब इसको डिवाइडेड बाय 90 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 50 एंड 40 कर देंगे। लॉजिस्टिक्स का हिस्सा काट दिया। ओके, सो इसका 50-90 कितना बनेगा? 113 फिनिशिंग 90 ओनली। अब लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस बिल्कुल खाली हो गया। एक्चुअल ओवरहेड
प्रोसेसिंग को कितना आया एंड फिनिशिंग को कितना आया? $308,000 3082 ये हमने एक्चुअल ओवरहेड्स की रीअपोर्शनमेंट कर ली। ऑब्वियसली एक्चुअल ओवरहेड्स की चौथी स्टेज मुमकिन ही नहीं है, एब्जॉर्प्शन वाली। एब्जॉर्प्शन हमेशा बजटिंग की हो सकती थी। सिंस वी ऑलरेडी हैव एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, प्रोसेसिंग के एब्जॉर्ब कितने हुए थे? 5,74,000। एब्जॉर्ब हुए हैं 574 और एक्चुअल खर्चा आ गया है ज्यादा 587। तो एब्जॉर्ब कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं? एब्जॉर्ब कम हुए हैं। अक्सर इसमें स्टूडेंट थोड़ा पर्सपेक्टिव घुमा देते हैं, गलती कर लेते हैं, वो एक्चुअल को देख लेते हैं कि एक्चुअल ज्यादा है या कम है। लेकिन जब हम अंडर या ओवर का वर्ड यूज कर रहे हैं तो वह एब्जॉर्प्शन का यूज कर रहे हैं कि हमने एब्जॉर्ब कम कर लिया या एब्जॉर्ब ज्यादा कर लिया। ठीक है, तो नुक्ता आपको यह पकड़ना है, हमने एब्जॉर्ब कर लिए कम, कितना डिफरेंस है? 13,618। ये प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में अंडर एब्जॉर्ब हुए हैं। अच्छा, उस तरफ हमारा एब्जॉर्ब कितना हुआ था? 3,13,600। एब्जॉर्ब हुआ है 3,13,600, एक्चुअल आया है 3,08,000। तो एब्जॉर्ब ज्यादा हुआ या कम? ज्यादा। कितना ज्यादा हुआ? 5,518। यहां मैंने स्पेसिफाई कर दिया था, जो पॉजिटिव में होगा वो अंडर होगा, जो नेगेटिव में होगा ब्रैकेट्स में वो ओवर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो इसके नीचे अंडर या ओवर अलग से लिखने की फिर जरूरत नहीं है। ये प्लस में है, ये ब्रैकेट्स में है, तो ये अंडर एब्जॉर्ब है, ये ओवर एब्जॉर्ब है। ओके, इट्स नॉट रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ये चीज। हम इसी को साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू करके देख रहे हैं। पहले इक्वेशन को वाज़ेह कर लेते हैं कि लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का कितना खर्चा रीअपोर्शन होगा। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का कितना खर्चा रीअपोर्शन होगा? तो लॉजिस्टिक्स का खुद का खर्चा है 56,700। ये खर्चा तो रीअपोर्शन होगा ही होगा। और मेंटेनेंस का कितना फीसद लॉजिस्टिक्स को मिलता है? 20%। 20% लिखे या 0.2 लिखे बात एक ही है। तो लॉजिस्टिक्स का जो खर्चा रीअपोर्शन होगा दैट वुड बी 56,700 प्लस 20% ऑफ मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस की तरफ से कितना खर्चा रीअपोर्शन किया जाएगा? जो उसका खुद का है 45,000 प्लस लॉजिस्टिक्स का कितना परसेंट मेंटेनेंस को मिल रहा है? 10%। 10% लिखे या 0.1 लिखे, बात एक ही है। अब आप उसको
बेशक कैलकुलेटर पे शॉर्टकट डायरेक्ट इक्वेशन मार दो, नो इश्यूज। ऐसा नहीं है कि आप स्टेप स्टेप फॉलो करते जाएंगे और एग्जामिनर उसके हमें मार्क्स देंगे, लेकिन कम से कम इक्वेशन आपको डाल के रखनी है। अगर आप डायरेक्टली सिर्फ एम और एल की वैल्यू रख देंगे तो एग्जामिनर रिजर्व्स द राइट टू डिडक्ट मार्क्स, और वो हमेशा आपकी तरफ से लूज एंड की ताड़ में रहेगा। जब हम कहते हैं कि पेपर बहुत आसान आया था और हम अपनी एक वर्स्ट मार्किंग कैलकुलेट करते हैं, एक स्टूडेंट साइकी है कि एग्जाम से निकलने के बाद कहता है पहला सवाल है तो 10 मार्क्स का, लेकिन चलो बुरे से बुरे 6 भी आ गए, तो वर्स्ट के सिनेरियो हम कैलकुलेट करते हैं कि इतने तो आ ही जाएंगे इसमें से, लेकिन एग्जामिनर की वर्स्ट के सिनेरियो और कुछ है, ठीक है, वो 3 भी दे दे। बेसिकली क्या है, कम से कम इक्वेशन हमने प्लेस करनी है, बाकी स्टेप्स आप दिखाओ ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, अब मैथ्स में केएमटी में आपने अलग अलग अप्रोचेस देखिए, या तो हम उसको डायरेक्टली कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर दें या तो फिर इक्वेशन में इक्वेशन डालें। बहरहाल आपने मुझे डायरेक्टली वैल्यू बता दी है कि लॉजिस्टिक्स की वैल्यू आ रही है 67,040, ठीक है, एंड 704। मतलब आपकी ये आगे थी वैल्यू नहीं, बताओ अमाउंट। हाउ हैव यू सॉल्व दिस? कैलकुलेटर पे है कासिम, आपका जवाब क्या है? एक बार उसको वेरीफाई कर लो मजर से। मजर आप जो फॉर्मूला लगाओगे ना वो आप कासिम को शो करो। नहीं है ये जवाब? कैसे? आपने इक्वेशन में इक्वेशन डाली है ना, चलो हम स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं। सही है ना, हमें यहां से भी पता चल जाएगा, अगर हम यहां प्लस करते जाओगे ना माइनस माइनस की तीनों फिगर्स, तो यहां से भी वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन इशू नहीं है। आपने इक्वेशन में इक्वेशन पुट की है तो हम m की इक्वेशन पुट कर देते हैं। यह हमारा बन जाएगा 56,700 प्लस 0.2 ऑफ 45,000 प्लस 0.1 L, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सो दिस वुड बी 56,700 प्लस इसका 20% 9,000 प्लस 10 का 20% 0.02 L, and this is already 1 L. 0.02 L अगर इस पार आएगा तो 0.98 L बन जाएगा, एंड इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये बना 65,700, ठीक है। और इसको हम 98% यानी डिवाइड बाय 0.98 करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है? 67,040। सिंस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, इसको हम डायरेक्टली हमने एल कैलकुलेटर इसके मेंटेनेंस की इक्वेशन में पुट कर सकता है। मतलब आपका वेरीफाई हो गया, आपकी तरफ से मिस्टेक थी, क्लियर है वो आपका हो गया वेरीफाई। चलो, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? पहले जो हमने रिपीटेड किया था अब वो एक ही स्टेप में हो जाएगा कंप्लीट। लॉजिस्टिक्स की वैल्यू है 67,040, मैंने लॉजिस्टिक्स से डायरेक्टली, हाँ दो स्टेप्स होंगे ना। अच्छा हाँ, सॉरी बाय मिस्टेक, जी जी जी। ओके, सो लॉजिस्टिक्स का इट्स 67,040 एंड मेंटेनेंस का 51,704। ओके, 67,040 का 50 40 10 ऐसा था ना। इसका 50% कितना है? 30, ठीक है, 26,016 एंड 6704।
51,704 का कितना 35 45 ऐसा कुछ था ना? ठीक है, कितना है? 18,096 ऐसा? ओके, ठीक है। एंड 20% 340, ठीक, ओके। टोटल करते हैं, प्रोडक्शन का कितना है, प्रोसेसिंग का, सॉरी 587 616 308 083, सही है। ये जीरो है दोनों, जो हमने वैसे किया था उसमें कोई फर्क है? माइनस, ठीक है। लेकिन नाउ इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सुनने में शायद ऐसा लगा कि हाँ आसान तो है, इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करेंगे हो जाएगा, लेकिन जो डूज एंड डोंट्स हैं, ये जो भंड लगते हैं, गलतियां होती है, वो जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो तब आपको पता चलता है कि मैं तो फंस गया, मेरा जवाब क्यों मुख्तलिफ आ रहा है। यहां आ जाए, 100 बार आ जाए, पूरी क्लास एक तरफ हो गया, हमारा हो गया, आप अकेले हो गए कि मेरा तो नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, यहां शर्मिंदा होने का कोई मसला नहीं है। लेकिन वहां की सजा 6 महीने है और जलालत अलग, डीमोटिवेशन अलग, यानी आपको वैसे ही एक प्रेशर बहुत ज्यादा है कि आ तो गए हो, लेकिन सीए कर रहे हो, आपका बेटा सीए कर रहा है, आप बड़ा सुनने को मिलता होगा। तो आपको एक ऐसी मोटिवेशन के साथ चलना है कि जहां फेलियर के रिस्क को हमने मिटिगेट करना है, मिनिमाइज करना है, वो आप कर सकते हो बाय मींस ऑफ प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। किसी के साथ बैठ के करोगे तो ये डायलॉग बड़ा कॉमन है कि इसको पढ़ाया मैंने था लेकिन नहीं, फेल हो गया, सारी तैयारी इसको मैंने करवाई थी, ये पास हो गया, मैं फेल हो गया। आप साथ बैठ के नहीं किया करो ये चीज, आखिर में वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन जब सवाल करना है तो ऐसे करो जैसे मेरा दाएं बाएं कोई भी नहीं है। अपनी प्रैक्टिस ऐसे बनाओ कि मुझे ही करना है और कोई मेरी सपोर्ट के लिए है ही नहीं। नहीं होता सरेंडर कर लो कि सर मुझे नहीं हो रहा, हम कर लेंगे, हम 10 बार रिपीट करेंगे, मसला नहीं है। लेकिन आप हर कोई देखो अपनी अपनी इवैल्यूएशन कर सकता है कि मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके बुक आप सबने डाउनलोड कर लिया? यस। अब हमारी बुक में एक मेरे नजदीक बैड प्रैक्टिस है जो मैंने आईकैप को रिपोर्ट भी की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। टू माय व्यू क्या किया गया है कि बुक में कंटेंट बहुत कम है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिस उनकी अपनी नहीं है, पास्ट पेपर्स की है। तो पास्ट पेपर्स तो हमारे पास वैसे ही है, फिर बुक खरीदने का हमें क्या फायदा हुआ? चले खरीदनी मुफ्त में मिल गई, चले मिली भी नहीं, डाउनलोड करी, कागज भी नहीं लाया किया। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि सवाल पढ़ते पढ़ते जवाब शुरू हो जाता है। जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे ना, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स वगैरह, तो आपको लग रहा है अभी मैं सवाल पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, सॉल्व मैंने करना है, या आपको पता चलेगा इसने तो आंसर डिस्कस कर दिया। वो रिक्वायरमेंट ही नहीं लिखता, ब्रेक ही नहीं देता, पॉज ही नहीं देता, इससे सवाल जाया हो जाता है। और पास्ट पेपर का सवाल हमने एक भी जाया नहीं करना, अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उस क्वेश्चन का नाम उठाना है। मिसाल जिस तरह ओपन इंडस्ट्रीज है, आपने सिर्फ देखा कि कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल में लिखा हुआ ओपन इंडस्ट्रीज, बस बुक को वहीं बंद कर दो, वो फाइल वहीं एग्जिट कर दो। मैं आपको पास्ट पेपर की कंपाइल्ड फाइल भेजूंगा, ग्रुप के ऊपर शेयर करूंगा, हम ग्रुप बना के शेयर करूंगा। आपने वहां पे सर्च में जाना है सिंपल, और वहां पे ओपन लिख देना है। ओपन नाम के कोई 4-5 सवाल आ जाएंगे, जिस तरह अल्फा बीटा गामा, बड़ा ख्वार हुआ है आईकेप के एग्जाम्स के अंदर, रिपीट हुए हैं बहुत। अब सवालों के जो नाम है ना वो डिफरेंट रखता जाता है, किसी एक ही कैटेगरी के ऊपर बनाता जाता है, लेकिन पास्ट में सेम नाम बहुत रिपीट हुए हैं। बहरहाल आपने सर्च किया और आपने देखा कि ये वही सवाल है। क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करना है ना, वो पास्ट पेपर्स में से करना है, बुक में से नहीं करना। एक तो आप इस नियत से पढ़ रहे होंगे सवाल कि ये सवाल पढ़ के मैंने खुद सॉल्व करना है, लेकिन वो जवाब शुरू हो जाएगा और आपका सवाल जाया हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब जवाब बिल्कुल बराबर में होता है ना, तो तजस्सुस को कोई रोक नहीं सकता, फिर आंखों को कोई
रोक नहीं सकता। फिर कहते चलो देख ही लेते हैं, नीचे ही तो लिखा हुआ है। जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, वो एग्जाम दिन तक आपके साथ चलेगा अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, अभी सिर्फ 2-3 लाइन ही सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम से लगेगा अगर ये गलत हो गया ना तो यानी पूरा सवाल गलत हो जाएगा। एक काम करता हूं, वेरीफाई कर ही लेता हूं कि यहां तक ठीक किया है। आपका ये सोचना और उस पर अमल कर देना आपको फेल करवा देगा। फिर आपको चाहिए उदय भाई वाला कंट्रोल, आपने नहीं देखना है उसको। लेकिन अगर सामने हुआ तो मैं अक्सर बच्चों की प्रैक्टिस देखता हूं, एक उंगली फंसाते थे सवाल के पेपर में और दूसरी उंगली एमसीक्यू के आंसर्स में होती थी और यूं पकड़ के सॉल्व कर रहे होते हैं। दिमाग में सॉल्व करेंगे, देखेंगे मेरे हिसाब से बी है, सी क्यों, ओ हाँ सी सी सी। लेकिन वहां के तो 2 मार्क्स गए ना, यहां पे ऐसे सी करने में टाइम नहीं लगा, तो सोच समझ के बी बोलना था ना। उसका जवाब देके एकदम से आप बोलते हाँ हाँ वो सही है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस के क्यों सी, और मैंने पहली फुर्सत में सी क्यों नहीं दिया कि सवाल हमने जाया नहीं करने हैं। पूरा क्वेश्चन आपने लिखना है। मुझे पता है आपके लिए मेहनत है। क्या होगा, वक्त जाया होगा, कागज जाया होगा, होने दो, बचाओ नहीं इसको। लेकिन जब सारा सवाल करने पे आखिर में पता चलता है ना, वो पहले स्टेप की गलती की वजह से मेरा पूरा सवाल गलत हो गया, यहां की सजा आपको वहां सिखाएगी, फिर आप एग्जाम में उस गलती तक पहुंचोगे नहीं। दूसरी बात, अब मेच्योर हो गए हो। मेच्योर से मेरा मकसद क्या है, अक्सर बच्चे जीरोस में कंफ्यूज होते हैं कि कितने डिजिट्स होंगे। यू आर ग्रोन नाउ, आपको पता होना चाहिए कि मिलियन में कितने जीरो है, या 10 मिलियन में कितने लगेंगे, 100,000 में कितने लगेंगे, बिलियन में कितने लगेंगे। हमें तो बस 0 तो मैं आपकी 0 सुनूं, गिनूं कितने, 7 बार बोला, 6 बार बोला, यहां फिर भी चल जाएगा। एग्जाम में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सर जीरोस तो मुझे कभी याद ही नहीं रहते, हाउ क्यूट। वहां एक आध जीरो शॉर्ट करके आ गया ना, वो मार्क्स में लिहाज नहीं करेगा, उसका रिएक्शन नहीं का हाउ क्यूट, वो बोलेगा वापस आओ 6 महीने के बाद। तो ये डिजिट्स में जो गलतियां हैं कि कैलकुलेटर पे अक्सर क्या करते हैं, ऐसे एक एक करके गिन रहे होते हैं। या तो कॉमास का सहारा लिया करो कि 1000 के बाद कॉमा आएगा, मिलियन के बाद कॉमा आएगा, बिलियन के बाद कॉमा आएगा। तो अगर आपकी प्रैक्टिस कॉमास में होगी तो डिजिट्स में कमी पेशी नहीं होगी। ये होती है सिली मिस्टेक्स, या जिसको हम कहते हैं भंड लग गया, यार इतनी छोटी सी चीज की वजह से मेरा सवाल ही गलत हो गया पूरा। प्रैक्टिस करो एंड डोंट फील कि ये कोई बड़ा सोया गया, कोई बड़ी अच्छी चीज है कि मेरे जीरोस कभी याद नहीं रहते। आप अकाउंटिंग फील्ड के हैं, कोई मार्केटिंग वगैरह का बंदा कह के मुझे डिजिट्स में बड़ी कंफ्यूजन होती है, नंबर्स नहीं याद रहते, उसका खैर है, हमारी खैर नहीं है। हमारा काम ही नंबर्स का, हम ग्रामर में मिस्टेक बर्दाश्त कर जाएंगे, हम स्पेलिंग में मिस्टेक बर्दाश्त कर जाएंगे, हमारा वो वाला टाइपो चल जाएगा, लेकिन नंबर्स में टाइपो एरर नहीं चल सकता, उसका जुर्माना है। तो मेक श्योर कि आप जब अपनी प्रैक्टिस करते हो, एक तो सवाल इंडिपेंडेंट होकर करें, दूसरा जीरो डिफेक्ट पे करें कि आपकी तरफ से कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यूं समझने कि गलती की सजा मौत है, गलती की सजा 6 महीने के बाद दोबारा अटेम्प्ट करना है। एंड बिलीव मी, अगर कोई ऐसा पेपर जिसकी आपकी तैयारी आपके हिसाब से 100% परफेक्ट है, यू आर लाइक कि बहुत बेहतरीन मैंने तैयारी कर ली है, और खुदा ना खास्ता ऐसा पेपर रुकता है ना, उसको इंप्रूव करना डबल मुश्किल है। आप सवाल उठाएंगे, बोलेंगे मुझे आता है, और मजीद सवाल लाओगे कहां से? जो सोर्स से सवाल उठाओगे आप बोलोगे इसका तो जवाब मुझे यूं याद है, हर एक स्टेप मुझे रटा हुआ है, फिर भी मुझे फेल कर दिया, तो अब मैं इंप्रूव क्या करूं? अब मैं किस्मत आजमाता हूं 6 महीने के बाद। तो बेहतर है कि आप बिल्कुल गुंजाइश ना छोड़ो। सोशल लाइफ जरूरी है, घूमना फिरना जरूरी है, खेलना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई मतलब पढ़ाई। प्रैक्टिस मींस प्रैक्टिस। तो जब मैं आपको क्वेश्चन असाइन करता हूं कि आपने अटेम्प्ट करना है, गलत हो जाएगा ना,
आपने ट्राई किया, नहीं समझ में आया, मुझे अगर रिपोर्ट किया सर मैंने किया था लेकिन मुझसे हुआ नहीं, तो हाथ आप अपने दिल पे रखना, मुझे कुछ नहीं है, मैं तो करवा दूंगा। मेरे सामने तो आपने नंबर बना लिया कि ट्राई बेचारे ने बहुत किया था, से हुआ नहीं, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रखिए कोई ट्राई किया भी था। अगर आप मुतमईन है कि हाँ मैंने तो किया था, मुझसे नहीं हुआ, तो फेयर, लेकिन आपने देखा भी नहीं था, बिजी हो गए थे, भूल गए थे, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, फिर हम फंस जाएंगे बुरे तरीके से। ठीक है, तो इन कुछ प्रैक्टिसेस को रखेंगे। आज के लिए मैं इसको पॉज दे रहा हूं यहां पे। हमारा ओवरहेड्स वाला पार्ट खत्म हुआ, एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा। नाउ इट्स अप टू यू, हर एक सवाल आप खुद नाम उठाएंगे किताब से, लेकिन 5 उठाएंगे पास्ट पेपर से, और आप प्रैक्टिस करोगे पूरा का पूरा सवाल। फिर आप एक सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे कि मैं यहां गलतियां की थी। मिसाल अभी आपने इक्वेशंस बनाई और आपका आंसर ये वाला नहीं आया, तो आपने हाईलाइट कर दिया कि मुझसे ये गलती हो रही है। एक बार दुरुस्त करेंगे, दूसरी बार दुरुस्त करेंगे, फिर नेचुरली आप ट्रैक पे आ जाओगे। ठीक है, सी यू नेक्स्ट क्लास।